नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। बुंदेला राजवंश इससे पहले भाग एक कंप्लीट कर चुके हैं जो आपको पढ़ने को मिल चुका है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों भाग 2 की। देखिए एमपीपीएससी का जो नया सिलेबस है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह है मध्य प्रदेश के राजवंश। अगर आप एमपी का राजवंश बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते दोस्तों तो आप बहुत आसानी से ये नए सिलेबस को कवर कर लेंगे और एमपीपीएससी को क्रैक कर लेंगे प्रीलिम्स को। बाकी आप एमपी का जितना भी सिलेबस देख रहे हो अभी यहाँ पर, तो उसमें जो एक चैप्टर है आयोग वाला, और बाकी जो है वो एमपी हम ऑलरेडी इस टाइप का पढ़ चुके हैं, बट उसमें भी बहुत कुछ चेंजेस हैं। थोड़ा आपको डीप में एमपी को पढ़ना होगा, ठीक है। और इसमें जो सबसे नया जो है चैप्टर आपके लिए वह है मध्य प्रदेश के राजवंश। तो बुंदेला राजवंश को हम दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमें यह समझना है कि ये हमारा जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में हमने बुंदेलखंड के अंदर कहीं वीर गाथाओं को सुना है, इतिहास में है, लोक प्रचलित हैं और आज भी हैं। अगर मैं बात कर लूं आला उदल की, हम बात कर लें 1857 की क्रांति की, झांसी की रानी का एक आख्यान गीत सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया, बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो हर समय ये बुंदेला शब्द जो है वह बार बार आता है। बुंदेला शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, एक चैप्टर ये भी आपके लिए। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों कि बुंदेला शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। विंध्यवासिनी देवी, बुंदेला शासक जो कि भगवान श्री राम के बड़े पुत्र लव के वंशज कहलाते हैं। सबसे पहले ये विंध्यवासिनी देवी के उपासक थे दोस्तों। इन्हीं की वजह से यह विंध्यवासिनी देवी से बुंदेला राजवंश शब्द की उत्पत्ति होती है। ये हो गए तुम्हारे विंध्यला, क्या कहलाया दोस्तों ये विंध्यला। और विंध्यला से कालांतर में ये हो गए यहां पर बुंदेला, और फिर कहलाया हमारा बुंदेलखंड। तो आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि बुंदेला शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहां से हुई है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होंगे एग्जाम में। आप देखेंगे कि बुंदेला शासक जो थे सबसे पहले वह विंध्यवासिनी देवी को पूछते थे, उनको उपासक थे, और इसी की वजह से वह विंध्यला कहलाया, और विंध्यला से बुंदेला, और बुंदेला से बुंदेलखंड हो गया है। तो एक चीज आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको नोट डाउन कर ले आप। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि हमने भाग एक में ये देख लिया था कि 1602 में 12 अगस्त 1602 को सराय बरार ओरछा के अंदर अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी वीर सिंह बुंदेला के द्वारा, जिससे जहांगीर खुश हुआ और वीर सिंह बुंदेला के जो बड़े भाई थे राम साहब को उन्होंने राजगद्दी से उतार दिया, जो कि ओरछा के चौथे राजा थे। राम साहब को यहां से हटा दिया और 1605 में वीर सिंहदेव यहां पर राज सिंहासन करते हैं, और ये हो गए थे आपके ओरछा के पांचवें राजा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि हम देखिए अगर हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर पार्ट 1 बना है आपका, तो पार्ट 2 को जब कैसे रिलेट करेंगे, आप कैसे उसको कनेक्ट करेंगे, कहां तक आपने पढ़ा है। क्योंकि जहां तक मैंने आपको बताया कि राम शाह के बाद वीर सिंहदेव आता है और ये राज सिंहासन संभालता है, और ये पांचवा राजा बनता है ओरछा का। अब बात ये आती है कि राम शाह को गद्दी से उतार दिया गया था, तो क्या राम शाह के साथ क्या हुआ?
क्या राम साहब को भी मार दिया गया? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। राम साहब को इसके बाद जहांगीर ने चंदेरी व बानपुर की जागीरें प्रदान कर दी, वर्तमान में ये रियासतें हैं। और इस तरह से चंदेरी में बुंदेला राजवंश की जो नींव पड़ती है दोस्तों, वह पड़ती है 1608 में। तो राम साहब को यहां से ओरछा से हटाकर इनको चंदेरी वाला भाग दे दिया जाता, साथ में बानपुर भी रहता है, और फिर ये वहां चले जाते हैं। 1608 से 1612 तक राम साहब चंदेरी से रूल करते हैं। तो हम चंदेरी के अंदर भी देखते हैं बुंदेला शासकों को। तो याद रखना है, राम साहब को जो क्षेत्र मिला था चंदेरी और बानपुर, और इस तरह से इन्होंने चंदेरी में 1608 में बुंदेला राजवंश की नींव रखी। अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि चंदेरी में बुंदेला राजवंश की नींव किसने रखी है, तो किसको श्रेय जाता है? तो राम साहब को जाता है। 1608 से दोस्तों 1612 तक। ओके, तो ये आपको काफी अच्छे से याद रखना है। अब राम साहब के बाद हमने देख लिया है कि आप आपके वीर से बुंदेला रूल कर रहे हैं यहाँ पर ओरछा पे। ओरछा पर रूल कर रहे हैं आपके वीर से बुंदेला, जो कि 5वें शासक है। वीर सिंह बुंदेला, नोट डाउन कर लीजिएगा। 5वें राजा थे ओरछा के, 5वें राजा। अब वीर सिंह बुंदेला के बाद इनके पुत्र होते हैं 3। इनका बड़ा बेटा होता है जुझार सिंह, एक बेटा होता है इनका हरदौल, और एक होता है इनका भगवान दास। 3 लड़के थे इनके, याद रखना है आपको। बड़ा बेटा इनका जुझार सिंह, दूसरा बेटा इनका हरदौल, जिसकी हरदौल की मनोती हम काफी अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट ये है। तो यहां पर हम देखेंगे, माफ करना है, भगवान राव है ना, सॉरी, भगवान दास नहीं, भगवान राव, इसको राव कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर वीर से बुंदेला अपने पुत्रों में राज सियासत का विभाजन कर देते हैं। जुझार सिंह को ओरछा का राजा बना देते हैं, ओरछा का राज्य सौंप दिया इसको, दिया, और हरदौल को ओरछा का दीवान, नोट करना अच्छे से, ओरछा का दीवान बनाया गया। जुझार सिंह को यह क्षेत्र कब मिला? 1627 में। इसके बाद वीर सिंह बुंदेला की वाइफ थी, वह थोड़ा विरोध करती हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत ज्यादा ही करती हैं, देवकी। रानी देवकी का जो लड़का था, इन्होंने कहा कि आपने दूसरी रानी के बच्चों को तो राज सिंहासन दे दिया, तो भगवान राव को क्या मिलेगा? ठीक है, ये बात रखती देवकी। तो भगवान राव को दोस्तों दतिया का राज्य सौंपा गया, और इस तरह से दतिया की स्थापना भी
दतिया की स्थापना हुई दोस्तों तुम्हारी 1628 में। तो याद रखना है दतिया की स्थापना कब हुई है, तो 1628। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी अच्छे से आप नोट करेंगे यहां पर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जुझार सिंह जो है ये क्या था कि ये ब्रह्मपुर में यहां पर शाहजहां की आर्मी में सेनापति थे ये। किसकी आर्मी में थे? शाहजहां की आर्मी में, ब्रह्मपुर दक्षिण में। और हरदोल जो था वह इस वक्त कहां पर था? ओरछा में था, क्योंकि ये ओरछा का दीवान था हरदोल। अब इन दोनों ब्रदर के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। और इसमें बात ये आती है कि एक भेदी ये बता देता है यहाँ पर जुझार सिंह को, क्योंकि वो चाहते थे कि इन दोनों भाई के बीच में थोड़ी दरार पड़े और वह किस तरह से ओरछा रियासत को हथिया ले वापस से। तो यहां पर अवैध संबंध को लेकर जुझार सिंह को जब पता चलता है कि उनकी पत्नी के अवैध संबंध है उनके ही ब्रदर हरदोल के साथ, तो जुझार सिंह यहां से ब्रह्मपुर से वापस जाता है कहां पर? ओरछा। काफी तेज मिलाता है ये यहां से, ठीक है, और काफी गुस्सा करता है, हर चीजों को समझता ही नहीं है। जैसे ये पहुंचता है ओरछा, तो इसकी पत्नी जो थी उसका नाम था वीर सेठ की, माफ करना, वीर सेठ का चैप्टर तो क्लोज हो गया था, जुझार सिंह। अब हम जुझार सिंह को ले आते हैं यहाँ पर। जुझार सिंह, और जुझार सिंह की जो वाइफ थी वह थी चंपावती। चंपावती और हरदोल के बीच अवैध संबंध को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इनके बीच, क्योंकि भेदिया बता देता है कि आपकी और आपके पत्नी और आपके भाई के बीच अवैध संबंध है। तो ये यहाँ से ब्रह्मपुर से जो इसका सेनापति था शाहजहां का, यहाँ से निकलकर वापस ओरछा चले जाता है, कौन? जुझार सिंह। और यहाँ पर उसकी वाइफ को बोलता है कि तुम तुम्हारे हाथ से, ठीक है, थोड़ा हमको हिस्टोरिकल भी समझना होगा, कि तुम तुम्हारे हाथ से इसको पॉइजन दो। तो जो उसके वाइफ थी चंपावती और हरदोल की जो भाभी थी, क्योंकि माँ तुल्य था, मानता था ये अपनी भाभी को, परंतु इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, किसको? जुझार सिंह को। तो वह विष नहीं दे पाती है, तो हरदोल अपनी भाभी का दामन पाक साफ रखने के लिए, उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए खुद ही वो पॉइजन पी लेते हैं, जिससे लोगों को जो पता चलता है, ओरछा की जनता को पता चलता है कि अरे यार जुझार सिंह ने हरदोल के साथ ऐसा कर दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रहे थे, है ना, और चंपावती उनकी मां तुल्य थी। तो इसीलिए यह बुंदेलखंड में हरदोल की मनोती के नाम से काफी फेमस हो गए हैं। हरदोल की मनोती, याद रखना है, क्वेश्चन आता है भी दोस्तों। ये हरदोल की मनोती के नाम से फेमस हो गए। लाला हरदोल के नाम से उनको ओरछा में जाना जाता है, समूचे बुंदेलखंड और बघेलखंड में लाला हरदोल। अगर बुंदेलखंड में कहीं पर भी विवाह वगैरह हो रहा है, तो सबसे पहले जो कार्ड जाता है विवाह कार्ड, वह हरदोल की चबूतरे पे ही जाता है। इनका वहां पर एक चबूतरा भी बना हुआ है ओरछा में। तो एक फैक्ट ये भी दोस्तों याद रखना है, क्योंकि अगर आप संस्कृति पढ़ रहे हैं या मध्य प्रदेश का कल्चर पढ़ रहे हैं, और उस कल्चर में और उनकी विशेषताओं में अगर हम देखें लोक कला और लोक साहित्य के अंदर, तो हरदोल की बातें भी होती हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमने देख लिया कि हरदोल की मनोती काफी फेमस हो जाती हैं। अब आता है कि जुझार से जब यहाँ पर आ जाता है, तो शाहजहां के बुलाने पर भी जुझार से रिटर्न नहीं होता है। कहाँ? ब्रह्मपुर। ये यही रुकता है और पूरा राज सिंहासन संभालता, क्योंकि अपने भाई को तो पॉइजन पिलवा दिया इसने, अब क्या करेगा, यहीं अकेला रहेगा। तो ये क्या करता है कि जुझार से और इसका लड़का विक्रमाजीत
जुझार सिंह और उसका लड़का विक्रमाजीत। एक मिनट में थोड़ा वीडियो देखूंगा। जुझार सिंह और उसका लड़का पुत्र कहें विक्रमाजीत। पिता और पुत्र दोनों ने ओरछा से निकलकर यहां पर दोस्तों चोरागढ़, नर्मदा नदी निकाल देते हैं, यहां पर पॉइंट बना देते हैं, ठीक है, राइट साइड के पास पॉइंट बना देते हैं अपने यहाँ पर, चोरागढ़। चोरागढ़ का जो गोंड शासक था प्रेम नारायण, गोंड शासक जो था प्रेम नारायण पर इसने आक्रमण कर दिया। यहां से निकलकर यहां पर चोरागढ़, याद रखना बेटा चोरागढ़ 3 है, ठीक है, तभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, बट अभी तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए आप राइट से, ठीक है। और इसी चोरागढ़ काफी फेमस है, इसके फैक्ट अभी एक दो और आपको बताता हूँ जो काफी इंपोर्टेंट होने वाले आप लोगों के लिए। तो ये आक्रमण कब हुआ था? तो 1634 में। और चोरागढ़ का जो शासक था वो था प्रेम नारायण गोंड। इसने प्रेम नारायण गोंड पर चढ़ाई कर दी, जिससे यहां पर दक्कन में बेटा शाहजहां काफी नाराज होता है। ब्रह्मपुर, हालांकि यहां से चले जाता है वो, उसकी आर्मी रहती है क्योंकि उसको जाना पड़ेगा, मुमताज की जो डेथ हो गई है, तो दक्कन की आर्मी जो है शाहजहां के आदेश पर शाहजहां, माफ करना थोड़ा ज्यादा ब्रेक हो रहा है, शाहजहां के आदेश से मुगल सेना किसका पीछा करती है? जुझार सिंह और उसके पुत्र विक्रमाजीत का। शाहजहां इन पर चढ़ाई करवा देता है दिल्ली से। अब दिल्ली तो यहाँ बना लें हम, थोड़ा दूर यूपी में मत समझना, ठीक है, नहीं तो आप बोले सर यूपी में पढ़ा रहे हो क्या दिल्ली, तो यूपी में नहीं पढ़ा रहा हो, यहाँ नहीं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझना बेटा, हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और कोई भी हम भूगोल का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो थोड़ा आपको समझना होगा काफी अच्छे से। तो जुझार सिंह और उसके पुत्र विक्रमाजीत दोनों ये जंगल में मारे गए, कहां पर? गोंडों के द्वारा। बाद में शाहजहां ने इनकी लाश का पता करवाया और दोनों पिता पुत्र की गर्दन कटवाकर, मेरी बात समझना काफी अच्छे से, दोनों पिता पुत्र की गर्दन कटवाकर बेटा दिल्ली दिल्ली के सेहूर दरवाजे पर टंगवा दिया गया। तो ये याद रखना है कि कौन से बुंदेला शासक का सिर कटवाकर शाहजहां ने दिल्ली में सेहूर दरवाजे पर टंगवा दिया था, तो वह जुझार सिंह और उसके पुत्र विक्रमाजीत को। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि जुझार सिंह और विक्रमाजीत का चैप्टर क्लोज हो जाता है। चौरागढ़ पर मुगल सेना यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लेती है और यहाँ का जो शासक है, ठीक है, उससे
संधि कर ली जाती है। अब चौरागढ़ का चैप्टर हम समझ लेंगे थोड़ी देर में। और इस तरह से गोंडों की यह रियासत उनको वापस मिल जाती है। तो गोंडों के पूरे 52 गढ़ हैं मध्य प्रदेश में, उनमें से एक था चौरागढ़। और चौरागढ़ की विशेषता ये है कि ये कौन से अभयारण्य के अंतर्गत पड़ता है अभी वर्तमान में, तो ये भी थोड़ा याद रखना बेटा, एक फैक्ट है। सिंधोरी अभयारण्य, सिंधोरी अभयारण्य प्रागैतिहासिक काल के लिए काफी फेमस है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आए इस तरह से कि कौन सा अभयारण्य मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के लिए फेमस है, तो सिंधोरी अभयारण्य, और इसी सिंधोरी अभयारण्य के अंतर्गत पड़ता तुम्हारा चौरागढ़। एक फैक्टर है। तो जुझार सिंह और विक्रमादित्य के डेथ होने के बाद अब यहां पर हम देखेंगे अन्य और शासकों को। अब अन्य शासक में अगर हम देखें यहाँ पर दोस्तों, इसके बाद देवसी आता है, और देवसी के बाद अब रूल करेंगे हम देखते हुए यहाँ पर चंपत राय को। हालांकि डायरेक्टली नहीं देख रहे हम कि देवसी के बाद चंपत राय आ गए, ठीक है। इसके पहले आपको थोड़ी बुंदेला वंश के वंशावली को भी समझना होगा, तो आइए समझ लेते हैं। चौरागढ़ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए सबसे पहले तो आप, क्योंकि चौरागढ़ में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पंचमढ़ी चले जाएंगे, मुझे पूरा डाउट है आप पे। तो चौरागढ़ 3 है बेटा, ठीक है। इसके लिए वापस हमें मध्य प्रदेश का मानचित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के मानचित्र से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अगर क्लियर हो जाती है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। अगर समझ में आ गया है तो एग्जाम में आ जाएगा, एग्जाम में आ जाएगा तो हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे, एग्जाम क्रैक कर लेंगे और हम अधिकारी बन जाएंगे, ठीक है। यही तो करना है काफी अच्छे से ना, ठीक है। और कैसे करोगे, जब सटीक पढ़ोगे तभी, ठीक है। ये तो चौरागढ़ तुम यहाँ पंचमढ़ी चले जाओगे मेरे बच्चों। एक चौरागढ़ हो गया है तुम्हारा। ये गोंडों की तीसरी कैपिटल थी, ये भी याद रखना, ठीक है। मैं आपको गोंड राजवंश पढ़ाऊंगा, उसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गोंडों की तीसरी राजधानी थी, गोंडों की तीसरी राजधानी, ठीक है। अगर पूछे कि तीसरी राजधानी कहाँ थी, तो चौरागढ़ रायसेन में थी। आपको सटीक पढ़ना है तो बिल्कुल आइए। तो एक चौरागढ़ आपका फर्स्ट जो रायसेन में पड़ता है। अब दूसरा चौरागढ़ जो है हम यहाँ पर पहाड़ियों पर देखते हैं, सतपुड़ा की पंचमढ़ी जिला बताने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी आप लिख लीजिए बेटा, होशंगाबाद। और ये हो गया तुम्हारा दूसरा चौरागढ़। अब अगर तीसरा चौरागढ़ आपसे पूछ ले कि कहां है, तो तीसरा यहां पर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे। तीसरा चौरागढ़ यहां पर है, ये पड़ेगा आपको कबीरधाम, कबीरधाम जिला सीधी, ठीक है। तो 3 चौरागढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, तो आपको अच्छे से समझना है। और एक चौरागढ़ जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ पंचमढ़ी वाला, इसकी भी बहुत विशेषता बेटा। यहाँ पर चौरागढ़ का जो शिव मंदिर है, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो संग्राम शाह ने करवाया था। थोड़ा ये भी याद रखिएगा, संग्राम शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। करवाया था, बोल देता हूँ तब तो लिख लेता हूँ, बड़े समझदार बच्चे हो सभी सभी। तो मेरी बात समझ में आ रही है, चौरागढ़ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो हम बुधेल राजवंश को वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपको वंशावली समझनी होगी, तो आइए वंशावली समझ लेते हैं। किस तरह से यहां पर देखेंगे हम कि अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है यहाँ पर राजा छत्रसाल, क्योंकि अब छत्रसाल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है एग्जाम में, आएंगे भी। तो सबसे पहले हम समझ ले बेटा रुद्र प्रताप बुंदेला से। रुद्र प्रताप बुंदेला, रुद्र प्रताप बुंदेला के लड़के हुए थे 12, ठीक है। अब पूरा 12 तो नहीं लिखूंगा यहाँ पर मैं, है ना, तो अभी
इतना ही समझना, परंतु इनका 12वां पुत्र यहाँ पर। इनके कितने पुत्र थे? 12 पुत्र। 12 में से 12वें नंबर का लड़का है इनका। यहाँ पर डायरेक्ट संख्या डाल देता हूं। इनका 12वां लड़का था उदयाजीत सिंह, कुंवर उदयाजीत सिंह। उदयाजीत सिंह बुंदेला। उदयाजीत सिंह बुंदेला कहां पर रूल करते थे? तो ये बेटा करते थे आपके छतरपुर के पास में महू सोहनिया जो है, महू मोहनी सोहनिया के नाम से जाना जाता है, महेवा। ये कहां पर रूल करते थे? महेवा के शासक थे ये, ठीक है। कुंवर उदयाजीत सिंह बुंदेला। कुंवर उदयाजीत सिंह बुंदेला के 6 लड़के होते हैं। अब पूरे 6 तो नहीं लिखूंगा यहां पर। अब इनका 6वां पुत्र, इनके लिख देता हूं यहां पर 6 पुत्र। वंशा वंशावली, ठीक है, 6 पुत्रों की। अब इनका 6वां पुत्र कौन सा था? इनका 6वां लड़का था बेटा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र। अब हम बात करेंगे प्रेमचंद्र के कितने लड़के हुए। तो यहां पर हमें समझना है प्रेमचंद का एक लड़का हुआ था एक, जिसका नाम था भगवान दास। और याद रखना दतिया वाले भगवान राव है ना, 1628, भूलना मत। अब अगर हम देख रहे हैं यहां पर भगवान दास को, तो भगवान दास के कितने लड़के हुए हैं? तो भगवान दास के बेटा हुए 3 लड़के हैं। भगवान दास के 3 पुत्र। हम पूरे 3 तो नहीं लिखेंगे, फिर भी संख्या डाल देता हूं, यहां पर छोटा है इसलिए बता देता हूं आपको। इनका तीसरा लड़का होता है दोस्तों चंपत राय। चंपत राय। अगर हमने चंपत राय को देख लिया यहां पर, तो चंपत राय के कितने पुत्र हुए? तो चंपत राय के 4 पुत्र। अब पूरे 4 तो नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको डायरेक्टली आप राजा छत्रसाल बताना है। यहां पर बता दिया कि इनके 4 लड़के थे। ओके, इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इन्हीं 4 लड़कों में से इनका जो लड़का होता है चौथा, वो होता है राजा छत्रसाल। राजा छत्रसाल। राजा छत्रसाल का जन्म महू इंदौर वाला नहीं है, महू साहनिया छतरपुर जिला है ना, याद रखना। यहां पर इनका जन्म हुआ था कब? तो यहां पर इनका जन्म हुआ था बेटा 1649 में। 1649 में राजा छत्रसाल का जन्म हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी वंशावली है बुंदेला राजवंश में। रुद्र प्रताप बुंदेला के 12 पुत्रों की वजह से समूचे बुंदेलखंड, अगर कहीं यूपी और एमपी वाला भाग, तो बुंदेला राजवंश की न्यू पड़ती है। फिर उनका एक 12वां लड़का था कुंवर उदयाजीत सिंह, जो कि महेवा से रूल करता है। ये महू सोहनिया के पास में पड़ता है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है। और खैर जाने का नहीं बोल रहा हूँ यार, समझो। इनके बाद इनके 6 पुत्र थे, तो 6वां पुत्र होता प्रेमचंद। प्रेमचंद का एक लड़का हुआ बेटा भगवान दास, और भगवान दास के कितने लड़के हुए? 3। इनका तीसरा लड़का हुआ बेटा चंपत राय। चंपत राय के कितने लड़के हुए? 4। और इनका चौथा लड़का कौन है बेटा? राजा छत्रसाल। और राजा छत्रसाल के पुत्रों की वंशावली को हम आगे देखेंगे कल की क्लास में। पर फैक्ट ये है आप लोगों के लिए कि महू साहनिया में ही आपका दुबेला सम्राणी यहीं पर है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर चंपत राय और चंपत राय के बाद राजा छत्रसाल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे आप। और राजा छत्रसाल के बाद उनके पुत्रों की वंशावली को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वज्र और पेशवा ने
मदद की थी राजा छत्रसाल की। आपने सिर्फ मस्तानी बाई का नाम सुना है, उनका वास्तविक नाम क्या है ये भी आपको कल की क्लास में मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका भाग 2 यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाता है। और कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूरा कंटेंट एकदम सटीक है, कुछ भी इसमें आगे पीछे की कोई भी संभावना नहीं है। एक चीज और है आप लोगों के लिए, हमने पीछे की क्लास में शेरशाह सूरी को थोड़ा डिस्कस किया था। उसमें एक चीज ये थी कि जेतवारा जो है उसका नामकरण वगैरह बदल दिया गया था, है ना, इस्लाम शाह वगैरह कर दिया था जेतवारा, वहां पर हमने जैसे बोल दिया था जेतवारा था हुआ। पर ये जेतवारा का क्या फैक्ट है वो भी थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, तो वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। हालांकि वर्तमान में ये क्षेत्र अभी सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है बेटा, पहले ये क्षेत्र बुंदेला शासकों के पास में था, ठीक है, कलिंगर वैसे सतना में आता अभी भी, तो सतना कलिंगर कोट के पास में। एमपी का मैप बना लेते हैं यार, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर हम देखते हैं जेतवारा, और इधर पड़ता तुम्हारा चित्रकूट, जिला तो सभी को बता देते हैं सतना। जेतवारा क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको समझा देता हूं मैं। जेतवारा में भगवान श्री राम और अगस्त्य ऋषि, जेतवारा में भगवान श्री राम और अगस्त्य ऋषि की मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात 10 साल बाद हुई थी। यहाँ पर अगस्त्य ऋषि जी को, इन्हीं के पीछे यादव उनका एक समूह मध्य प्रदेश में आके बसता है। मध्य प्रदेश को सबसे पहले क्रॉस करके जाने वाले व्यक्ति माना जाता है, याद रखिएगा। इस तरह से अगस्त्य ऋषि यहाँ से आए थे और इन्होंने विंध्याचल, नर्मदा और मध्य प्रदेश को इस तरह से क्रॉस किया था, और इन्हीं के पीछे यादवों का कबीला आकर एमपी में शिफ्ट हुआ था। तो भगवान श्री राम और अगस्त्य ऋषि की यहाँ पर 10 साल बाद मुलाकात हुई थी, ठीक है। और अगस्त्य ऋषि यहीं सहिया करके गांव है बेटा यहाँ पर, हाँ क्या है यार उस गांव का नाम, सलेहा, सलेहा इसी के पास में पड़ता है यहाँ पर सलेहा। तो सलेहा में ये तपस्या की थी इन्होंने, और 10 साल बाद यहाँ पर भगवान श्री राम से भेंट हुई थी अगस्त्य ऋषि की, और अगस्त्य ऋषि ने ही लंका पर विजय पाने का आशीर्वाद दिया था, और रावण को मारने का ब्रह्मास्त्र उनको यहीं से मिला था। तो फैक्ट है आप लोगों के लिए, एमपी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए मैं कोई बाबा नहीं हूँ यार, जो डिटेल है आपको बताई है, ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, सतना वाला क्षेत्र, है ना। तो ये फैक्ट आपके लिए ये है, तो काफी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। कल फिर हम मिलेंगे पार्ट 3 के साथ, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।